Friends, our next part is to calculate the adjoint of a matrix. ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिशन्स के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? सबसे पहले तो एडजॉइंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एग्जिस्ट करता है। तो अब पहले तो हम ए एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें ए आई ये एलिमेंट है, उसका ऑर्डर है n क्रॉस n। तो n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिया। उसका एडजॉइंट क्या होता है? उसका एडजॉइंट होता है उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो दो ही चीजें हमने करनी है यहाँ पे। एक तो कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाना है और उसका ट्रांसपोज ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 2 एक मैट्रिक्स है। अब इसका एक हम क्या बनाएंगे, ये एक मैट्रिक्स था ए। अब हम इसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो a11 कितना है बेटे 1, और इसको हाइड किया, ये बचा 2। अब इन दोनों का सम इवन है तो ये प्लस में ही सेम साइन रहेगा। फिर a12 मतलब इसका कोफैक्टर इट विल बी -3, देन a21 इट इज -2, देन a22 इट इज 1। तो अब हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाने जा रहे हैं जो कि किससे बनता है, इनके कोफैक्टर से। ये जो एलिमेंट्स थे जैसे a11, इसकी जगह हम इसका कोफैक्टर लिख देंगे जो कि कैपिटल A11 है, दिस इज 2। a12 की जगह -3, देन a21 इज -2 एंड दिस इज 1। इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। तो ये हमारा एडजॉइंट होगा। सो एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट एक ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो 2 -3 -2 एंड 1। सो ये आपका सीधा इसका आंसर आ गया यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब इसको एक शॉर्टकट मेथड से भी समझते हैं। अगर इसको शॉर्टकट मेथड से सीधा ही एडजॉइंट निकालना होता, किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट जो है विद शॉर्टकट निकाल सकते हैं। तो शॉर्टकट क्या है, सिंपली इसको आप करिए, इन दो एलिमेंट्स को करिए इंटरचेंज। तो यहां पे देख सकते हो आप, एडजॉइंट के अंदर यही इंटरचेंज हुआ है। यहाँ पे 2 हो गया, ये 1, ये 1 2 था, तो आपस में इंटरचेंज हो गए। सिमिलरली दूसरा जो है, ये जो है दोनों एलिमेंट्स, इनके हमें करने हैं साइन चेंज। सो दैट्स इट, दिस विल बी द एडजॉइंट। तो इनके साइन चेंज कीजिए, देखिए 3 का -3 हो गया, 2 का -2 हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो इट इज अ वेरी सिंपल मेथड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, अगर आपको अगर आता है सब्जेक्टिव के अंदर तो पूरी अप्रोच करके दिखाइए, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाइए, उसका लीजिए ट्रांसपोज, देन यू विल गेट द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। Now the next most important topic of this adjoint is प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये सबसे ज्यादा हमारा क्वेश्चंस में यूज होंगी प्रॉपर्टीज, डायरेक्ट अप्लाई करनी होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर होगा, और यही डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर भी होगा। ये प्रॉपर्टी आगे चल के हमें इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के लिए काम आएगी। वो इनवर्स का जो मेथड होता है निकालने का, उसको हम मैट्रिक्स मेथड भी कहते हैं। तो इसके अगले टॉपिक में वो करेंगे। देन वी हैव अ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1। ये n यहाँ पे क्या है, ये ऑर्डर है, ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देन वी हैव एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। ये तो देखिए आप सबसे पहले जानते होंगे कि जब भी हम चाहे वो ट्रांसपोज कर रहे थे या इनवर्स या फिर एडजॉइंट करने जा रहे हैं, तो एक रिवर्सल लॉ हर एक में लगता है मैट्रिक्सेस में नॉर्मली। तो एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी, इनका प्रोडक्ट का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस इज द रिजल्ट। तो फोर्थ रिजल्ट जो है एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एक एडजॉइंट का फिर से एडजॉइंट ले लिया जाए। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट कहीं नहीं है, तो ये डिटर्मिनेंट अकेले में आंसर नहीं आएगा, ये किसी मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। तो डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट की तरह हो गया मल्टीप्लाइड यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2, एन फिर से यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स की। मतलब अगर देखिए सबसे पहले हमने शुरू में डिस्कस कर लिया, जो ए है वो क्या है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n। n क्रॉस n लिख दीजिए चाहे n लिख दीजिए, एक ही बात है। तो अगर n है यहाँ पे ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है या 4 क्रॉस 4 है, तो ये वैल्यू यहाँ से डिसाइड हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर से ही। तो n-2 अगर है तो ये आपका, अगर मान लीजिए ऑर्डर 4 है तो 4-2 2 हो जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, ये एक प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट एंड अ स्केलर हो गया।
तो ये एक मैट्रिक्स ही बना, तो एक मैट्रिक्स एंड अ स्केलर मल्टीप्लाइड विल गिव यू अ मैट्रिक्स. तो adjoint of adjoint of A which is clearly a matrix. Okay, so these are the four properties, major properties of adjoint of a matrix. चलिए अब हम इनवर्स निकालते हैं ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. देखिए इनवर्स निकालने के दो पर्टिकुलर मेथड्स हैं एक मैट्रिक्स के. एक तो मेथड है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और दूसरा मेथड है मैट्रिक्स मेथड. आज हम करने जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड. इसके लिए हम एक ए मैट्रिक्स सपोज करेंगे. लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता. और सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है. तो हम किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं. तो हर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं होता, सिर्फ वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता उसका इनवर्स पॉसिबल है और वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे. देखिए हमने एक प्रॉपर्टी एडजॉइंट में भी पढ़ी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं. और एक और प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, वो है कि अगर a इंटू बी या b इंटू ए आई के बराबर है तो इसका मतलब ये होता है कि b a का इनवर्स है या a b का इनवर्स है. तो यहाँ पे देखिए i नहीं है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई है. अगर हम चाहते हैं कि ये कुछ ऐसा बन जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई की जगह डिटर्मिनेंट सिर्फ आई रह जाए, तो क्या कर सकते हैं? हम पूरी इक्वेशन को यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देते हैं. तो ये बन जाएगा यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसको ऐसे मैट्रिक्स बना लेते हैं इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए. इट इज इक्वल टू, अब ये बन गया आई के बराबर. तो यहां से और इस प्रॉपर्टी से अब ये बिल्कुल क्लियर है कि जो ये बी मैट्रिक्स दूसरा बन रहा है ये ए इनवर्स का काम कर रहा है. चाहे ए इंटू ए इनवर्स देख लीजिए प्रॉपर्टी होती है, या ए इनवर्स इंटू ए देख लीजिए, यही रिजल्ट आपको देता है आई. तो इससे क्लियर हो गया कि जो ए का इनवर्स है दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो हमें क्या करना है? एक एडजॉइंट निकालना है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, उसको डिवाइड कर देना है उसके डिटर्मिनेंट से टू गेट द इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. एंड दिस मेथड इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड. तो बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन थ्री वेरिएबल्स. ये क्वेश्चंस हमें सीबीएसई के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें 6 मार्क्स या 4 मार्क्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं in the either in the form of we have been given three equations or it could be possible we could be given a statement जहां से हमें पूरे पैराग्राफ से कुछ इक्वेशंस को क्रिएट करना पड़ता है. तो लेट अस सपोज हमें तीन इक्वेशंस जो है तीन वेरिएबल्स में दी गई है, a1x plus b1y plus c1 equal to c1z equal to d1 एंड सो ऑन. ये थ्री इक्वेशंस मैंने थ्री वेरिएबल्स में लिख दी हैं. इस सिस्टम को सॉल्व करने के मतलब एक्स वाई जेड को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. एक मेथड है मैट्रिक्स मेथड और दूसरा है क्रैमर्स रूल. मैट्रिक्स मेथड सीबीएसई के लिए एप्लीकेबल है और क्रैमर्स रूल विल बी यूजफुल इन कॉम्पिटिशंस. तो हम दोनों तरीके से इसको करने सीखेंगे. तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कोफिशिएंट जो a1 b1 c1 है इनको आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में उतार लीजिए. एक्स वाई जेड को कॉलम में उतार लीजिए. जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड बन जाएगी और जो राइट साइड है वो एक कॉलम मैट्रिक्स है d1 d2 d3. मतलब इन्हीं तीन इक्वेशन को अगर मैं मैट्रिक्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं. तो ये जो स्पेशल एक मैट्रिक्स बना है ये कोफिशिएंट्स से बना है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से. तो ये जो होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है. ये जो होता है आपका वेरिएबल मैट्रिक्स होता है. कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, वेरिएबल मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं. तो a इंटू एक्स का जो प्रोडक्ट है, ये जो राइट साइड पे कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बना है इसको कांस्टेंट मैट्रिक्स भी बोला जाता है और b से जनरली इसको हम डिनोट करते हैं. अब ये इक्वेशन की तरह एक बन गया मैट्रिक्स इक्वेशन की तरह दैट a इंटू एक्स इज इक्वल टू b. अब हो सकता है x की वैल्यू हम यहीं से निकाल सकें, बट वो तभी पॉसिबल है जब a का इनवर्स पॉसिबल है. क्योंकि यहां पे अगर हम a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब a एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो. सो लेट a इज अ
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये सिंगुलर है तो फिर बहुत सारे केस बन जाते हैं, उसको भी बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, then we can pre-multiply this equation by A inverse. So we will do pre-multiply the equation by A inverse. So what we will get is A inverse into A into X is equal to A inverse into B. So what does this imply? A inverse into A क्या बन जाएगा? I. So I into X is equal to A inverse into B. पर X क्या है यहाँ पे? तो this is I into X क्या रह जाएगा? X ही रह जाएगा. So it will become A inverse into B. तो ये इसका solution आ गया। अब आप A inverse निकालना जानते ही हैं। A inverse कैसे निकलता है? Adjoint of A divided by determinant of A. So you can write it as X is equal to adjoint of A divided by determinant of A into the matrix B. तो ये आपके पास X जो वेरिएबल मैट्रिक्स था उसकी वैल्यू आपको कॉलम की फॉर्म में मिल जाएगी। तो वहां से आप X, Y और Z की वैल्यूज निकाल सकते हो। बट अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज ओनली पॉसिबल फॉर अ non-singular matrix. If the matrix is singular, then the system will have certain other possibilities also. That could be possible. It could be an infinite solution. It could be giving a no solution. तो इस तरह की equations की output भी मिल सकती हैं। तो अब हम समझते हैं system of linear equations किस किस तरह की outputs आपको दे सकता है। चलिए अब हम complete system को समझते हैं कि what are the all possibilities in solving the system of linear equations in three variables. अगर हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं और तीन वेरिएबल्स हैं, तो सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि उनका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, जो डिटर्मिनेंट ए से हमने लिखा था, मैट्रिक्स ए से लिखा था, उसका डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर वो नॉन जीरो है, दैट मींस अ मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देन the system of equations given by the three equations will be consistent system and the solution will be a unique solution. तो ये यूनिक सॉल्यूशन किससे गिवन होगा? जो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, इट विल बी गिवन बाय x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाता है 0, तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज व्हिच कुड अराइज। वन इज adjoint of a into b is not equal to null matrix and one is adjoint of a into b is equal to a null matrix। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आने के बाद हमें ये दोनों पॉसिबिलिटीज चेक करनी पड़ेंगी। अगर ये नॉन जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम विद नो सॉल्यूशन। अगर ये जीरो मतलब नल मैट्रिक्स बन जाता है जॉइंट ऑफ ए इनटू बी, तो हम कहते हैं दिस सिस्टम इज कंसिस्टेंट सिस्टम विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इससे एक पॉइंट बड़ा क्लियर है कि अगर तो सिस्टम के सॉल्यूशंस हैं, चाहे वो वन है दैट इज यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन दैट इज कॉल्ड अ कंसिस्टेंट सिस्टम। इफ देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट सिस्टम। सो उसका हमारे पास क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। चलिए अब हम समझते हैं सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स को करने का एक बहुत ही सटीक मेथड है जिसको हम कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल हम यूज करते हैं सिर्फ कॉम्पिटिशन्स में। ये ध्यान रखना है आपको एनडीए एग्जाम्स में या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि जेई मेंस एडवांस में आप ये रूल इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट टू बी एप्लीकेबल इन द सीबीएसई एग्जाम्स। तो देखते हैं अब इसको करने का तरीका क्या है। तीन इक्वेशनें दी गई हैं, उनके कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स जो है यहाँ जैसे कि a1 a2 a3, इसको हमने नाम दे दिया है d। जो ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बना इसको नाम दे दिया है d। जो आप देख पा रहे हैं तीन इक्वेशंस है, राइट साइड पे आपके कांस्टेंट्स हैं d1 d2 d3। इसको एक कॉलम समझ के हमने क्या किया है, पहले वाले डिटर्मिनेंट में पहले कॉलम को इस d1 d2 d3 से रिप्लेस कर दिया है। मैंने स्पेसिफिकली रंग अलग रखा है ताकि आप समझ सको कि मैंने क्या किया है, सिर्फ इस कांस्टेंट टर्म्स को d1 d2 d3 को a1 a2 a3 से पहले केस में रिप्लेस कर दिया, उसको नाम दे दिया है d1। सिमिलरली सेकंड कॉलम में जब यही रिप्लेस किए तो उसको नाम दे दिया d2, और थर्ड कॉलम में जब यही कांस्टेंट्स रिप्लेस किए गए तो इसको नाम दे दिया गया है d3। अब अगर d जो है वो जीरो नहीं है, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, तो जैसा कि आपको बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट जीरो ना हो तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, और उस सॉल्यूशन की वैल्यू सीधा हम निकाल सकते हैं। जो x की वैल्यू होगी वो d1/d होगी, y की जो वैल्यू होगी वो d2/d होगी, और जो z की वैल्यू है वो d3/d
डी होगी, स्ट्रेट अवे हम इसको निकाल सकते हैं। अब इसी की हेल्प से हम एक चार्ट बनाएंगे जिससे अंडरस्टैंड करेंगे कि सिस्टम ऑफ इनकंसिस्टेंट या कंसिस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाए, अगेन यूजिंग दीज डी, D1, D2, D3 एंड सो ऑन। चलिए अब हम समझते हैं क्रैमर्स रूल की हेल्प से हम कैसे जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए हमने पहले लिखा डी, D1, D2, D3, हमने 4 डिटर्मिनेंट्स निकाल लिए। अगर उनमें एक केस बनता है कि डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट था वो जीरो नहीं होता, तो सिस्टम कैसा है हमारा, तीनों इक्वेशंस का कंसिस्टेंट सिस्टम है। जब कंसिस्टेंट सिस्टम होता है तो सॉल्यूशन होता है, either it could be a unique solution or it could be a infinite solution, but अभी हमारे पास जो इस केस में सिस्टम है वो कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन देने वाला सिस्टम है। तो x और y और z की तीनों की हम वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला d1 by d, d2 by d एंड d3 by d। तो इसमें हमें कहीं भी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नहीं निकालना पड़ा, सिर्फ कुछ डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना हुआ। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको क्वेश्चन आता है, उसमें हो सकता है पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही वैल्यू आपसे मांगी गई हो, तो उसके लिए सिर्फ ये दो डिटर्मिनेंट्स आपको निकालने हैं, पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट्स चारों के चारों आपको जरूरत ही नहीं है निकालने की। अगर केस आता है इनकंसिस्टेंट या फिर कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट डिटर्मिनेंट जो डी की वैल्यू थी ये हो जीरो। अब यहाँ पे दो केसेस फर्दर बन जाते हैं, जब डी जीरो है बट D1, D2, D3 में से कुछ या सारे ऐसे थे जो जीरो नहीं थे, तब सिस्टम जो होगा वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा विद नो सॉल्यूशन होगा। अगर मान लीजिए D1, D2, D3 सारे ही जीरोस है, तो जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा विद इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस।